विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की कमान किसके हाथ में हो, इसको लेकर विपक्षी दलों में ठन गई है। राहुल की जगह अब दूसरे नाम सामने आ रहे हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन को मिली हार के बाद राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर गठबंधन के भीतर ही सवाल उठ रहे हैं। आदमी में क्षमता है, उस व्यक्ति को मिलना चाहिए। और आप स्ट्राइक रेट देखेंगे तो कांग्रेस का 10% है बीजेपी के आमने सामने। हमारा आप देखें बीजेपी आमने सामने तो 70% से हमने उनको मारा। वहीं महाराष्ट्र में भी सपा अब खुलकर कांग्रेस की अगुवाई वाले अघाड़ी पर निशाना साध रही है। जब महाविकास अघाड़ी एक सेकुलर पार्टी है और वो इस तरह की बात करेगा हमारा हिंदुत्व का मुद्दा बिल्कुल कायम है, हम उस हिंदुत्व मुद्दे पर चलेंगे, कार्यकर्ताओं को बुला कर नसीहत देंगे, तो मैं समझता हूँ कि हम तो कभी नहीं रह सकते उसमें। हालांकि कांग्रेस राहुल के आगे किसी और का नेतृत्व स्वीकारने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी जी बहुत कुशलता से नेतृत्व कर रहे हैं और आज मैं स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूंगा राहुल जी का कोई विकल्प नहीं है। हालत यह है कि कांग्रेस के प्रदर्शन में सपा और टीएमसी जैसे विपक्षी दल शामिल नहीं हो रहे हैं। यह साफ संकेत है विपक्षी दलों में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और दिल्ली चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट आ चुकी है। पहली लिस्ट में 11 नाम थे, दूसरी लिस्ट में 20 नाम है। दोनों ही सूचियों में मौजूदा विधायक के टिकट काटे गए हैं। कई दल बदलुओं को जगह मिली है। मनीष सिसोदिया पटपरगंज से नहीं जंगपुरा से चुनाव लड़ेंगे। उनकी जगह पटपरगंज से अवध ओझा होंगे। बीजेपी बता रही है सिसोदिया हार के डर से सीट छोड़ भाग गए। पटपड़गंज में अगर 10 साल काम किया होता, लोगों की सेवा की होती तो मनीष सिसोदिया को भागना नहीं पड़ता। लेकिन मनीष सिसोदिया तुम कहीं भी भाग जाओ, शराब के ठेके तो तुमने पूरी दिल्ली में खोले थे, सब जगह जवाब देना पड़ेगा। पटपड़गंज हो या जंगपुरा, नरेला हो या नजफगढ़, चुनाव तो अरविंद केजरीवाल जी की टीम लड़ती है और लड़ाती है। हम सब अरविंद केजरीवाल जी की टीम है और किसी भी सीट से पार्टी मेरे लिए तय करेगी, मैं वहाँ से चुनाव लड़ूंगा। इसमें शक नहीं कि आप इस बार अपनी सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ रही है। शराब घोटाले के आरोप में केजरीवाल, सिसोदिया सहित कई नेताओं ने जेल काटी, कुछ अन्य वजहों से जेल गए। अब टिकटों के बंटवारे पर भी इसकी छाया है। अब तक 31 में से 21 विधायकों के टिकट काटे जा चुके हैं। 3 विधायकों की सीट बदली गई है तो दूसरे दलों से आए 8 नेताओं को टिकट दिया गया है। वहीं 2 विधायक पुत्रों को टिकट मिला है। आपके भीतर बगावत के सुर भी दिखने लगे हैं। हालांकि पार्टी प्रवक्ता ऐसी किसी बात से इनकार करते हैं। दिल्ली की जनता ने 2 सरकारों को चुना। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को चुना बिजली, पानी, स्कूल, स्वास्थ्य, ट्रांसपोर्ट ऐसे मुद्दों को ठीक करने के लिए, और भाजपा की सरकार को चुना 7 सांसद जिताए कानून व्यवस्था दिल्ली में बरकरार रखने के लिए, दुरुस्त करने के लिए। खतरा ये भी है कि बची हुई 39 सीटों पर अभी से ही भगदड़ न होने लगे। और वक्फ बोर्ड पर कब्जा नीति के आरोप अब महाराष्ट्र में लग रहे हैं। महाराष्ट्र के लातूर में 103 किसानों को नोटिस देकर वक्फ बोर्ड ने उनकी जमीन पर दावा जताया है। करीब 300 एकड़ की जमीन है ये जिस पर दावा जताया गया है। किसान इसे अपनी पुश्तैनी जमीन बता रहे हैं और सरकार की मदद न मिलने पर अब वो परिवार सहित आत्महत्या की चेतावनी भी दे रहे हैं। महाराष्ट्र में इसको लेकर सियासत गर्म। ये मामला महाराष्ट्र के लातूर का है, जहां 103 किसानों की करीब 300 एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया है। जाहिर है किसानों में गुस्सा है। वो वक्फ के दावे को गलत बताते हुए कह रहे हैं कि उनकी पुश्तैनी जमीन को हड़पने की कोशिश की जा रही है, वो जमीन जहां वो हमेशा से खेती करते रहे हैं। वक्फ बोर्ड कोर्ट ने हमको जुलाई में नोटिस भेजी है कि वो ये जमीन जो है तो कोर्ट हमारी है और वो खाली करके दो बोल के नोटिस भेजी वाली है। तब हमारी जमीन है, 3 पीढ़िया से हम जमीन कसते हैं। तो वो जमीन जो है सो हमारी रहना ये तक हमारा ये है, दूसरा कुछ नहीं सर हमारा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने साफ कह दिया है कि सरकार किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देगी। ये सरकार आम जनता का है, किसी के ऊपर भी अन्याय नहीं होने देगी। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने भी भरोसा दिया है कि सारी हड़पी गई जमीनें वापस ले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने बार बार केंद्र को भी और राज्य को भी हमने लिखा है कि इसके लिए जो वक्फ बोर्ड ने बदमाशी की है, वहां पर हमारी सारी जमीन हड़प ली है, सारी जमीन
जो जो नियम के बाहर हड़पी है सारी जमीन किसानों को और हिंदू देव देवता के ट्रस्ट को और जिसको भी जिस समाज की जमीन ली है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे दलित हो, वक्फ बोर्ड ने सभी प्रकार की जमीन अपने कब्जे में ली है, वो सारी छोड़नी चाहिए और उसके लिए सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। लेकिन इस मामले में दूसरा पक्ष वक्फ के नोटिस को जायज ठहराने की कोशिश कर रहा है। बात यह है, अगर शेतकरी लोग, किसान लोग इस बात का दावा करते हैं कि भाई ये जगह हमारी है, उनके पास सबूत पेपर वगैरह है, तो वक्फ बोर्ड ऐसे 100 नोटिस जारी करे, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर वो जगह वक्फ की है और शेतकरी लोग वहाँ खेती करते आ रहे हैं, तो वक्फ बोर्ड को इस बात का अधिकार है कि वो अपनी जमीन उनसे वापस लेने के लिए नोटिस देवे। इसमें कौन सी बुरी बात है। हमने इस मामले में वक्फ बिल पर समीक्षा के लिए बनी संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल से भी बात की। किसानों की जो प्रॉपर्टी है जिसको वो कल्टीवेट कर रहे हैं सैकड़ों साल से, आज उस प्रॉपर्टी को अगर वक्फ बोर्ड नोटिस दे रहा है, तो आज ये अमेंडमेंट जो हम ला रहे हैं इसीलिए ला रहे हैं कि ट्रांसपेरेंट हो, जिस वक्त की प्रॉपर्टी हो वो रजिस्टर्ड हो, डीड हो और वामसी पोर्टल पे हो। लेकिन आज कर्नाटका में बीजापुर में 16,000 एकड़ लैंड को वक्फ ने नोटिस दे दिया, हुबली है, बेलगाम है, वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। तो यह जहाँ जहाँ इस तरह की बातें आती हैं, हम वहाँ के मुख्य सचिव को, प्रमुख सचिव को बुलाएंगे, उनसे स्पष्टीकरण मांगेंगे कि किसान की ज़मीन है कि वक्फ की है, कि गवर्नमेंट की ज़मीन है कि वक्फ की है, और उसके हिसाब से फिर हम उनसे साक्ष्य लेंगे। दरअसल वक्फ के ऐसे नोटिस पर लड़ाई कोर्ट में नहीं बल्कि वक्फ ट्रिब्यूनल में ही लड़ी जाती है। इसीलिए मोदी सरकार वक्फ एक्ट में बदलाव करना चाहती है, पर कांग्रेस सहित विपक्षी दल इसे मुस्लिम विरोधी बता रहे हैं। स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल में इस मामले पर 2 बार सुनवाई हो चुकी है। अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। और बीजेपी विधायक राहुल नार्वेकर महाराष्ट्र विधानसभा में अध्यक्ष पद के लिए दोबारा निर्विरोध चुन लिए गए। 1960 में राज्य के गठन के बाद नार्वेकर स्पीकर पद पर दोबारा चुने जाने वाले दूसरे शख्स हैं। पारस दामा की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के विशेष सत्र के आखिरी दिन राहुल नार्वेकर अध्यक्ष चुने गए। वैसे रविवार को ही उनका चुना जाना तय हो गया था, क्योंकि विपक्ष ने उनके सामने कोई उम्मीदवार देने से मना कर दिया था। विधानसभेचं उपाध्यक्षाचं पद हे विरोधी महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष निर्विरोध चुने जाएंगे। विपक्ष ने कोई उम्मीदवार नहीं दिया है। राहुल नार्वेकर भाजपा विधायक और पूर्व अध्यक्ष कल निर्विरोध चुने जाएंगे। सोमवार को शिवसेना उद्धव के नेताओं ने पहले विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव का बहिष्कार किया और उसके बाद राज्यपाल के भाषण का भी। यूबीटी के नेताओं ने राहुल नार्वेकर की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए और उन पर गंभीर आरोप लगाए। आज शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पार्टी ने बॉयकॉट किया है। आज स्पीकर की इलेक्शन हुई, अनअपोज्ड हमने कर दी थी। कल एक प्रथा है, परंपरा है, उसे उसका रिस्पेक्ट करके, उसका एक मान सम्मान रख के हमने वो अनअपोज कर दी थी। लेकिन जब अनअपोज्ड हुई तो नाम सामने आया वो राहुल नार्वेकर जी का था। पिछले 2.5 साल में उनके साथ जो एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने बाई पार्टीजनशिप फॉलो करनी थी वो की नहीं, उन्होंने पार्टीजन पॉलिटिक्स किया। ट्राइब्यूनल के हिसाब से उन्होंने जो अन्याय किया हम पे, वो अन्याय रिपीट नहीं होगा, इसकी गारंटी हमें चाहिए। वो गारंटी के लिए हम आज बॉयकॉट करें। और आज यूपी और ग्रेटर नोएडा के लिए बड़ा दिन रहा। यूपी के जेवर एयरपोर्ट पर पहला विमान उतरा। अब कारोबारी विमान की तैयारी है। इसे यूपी और देश के विकास के लिए एक बड़ी शुरुआत माना जा रहा है। मंगलवार को इंडिगो के इस विमान ने जेवर का रनवे छुआ और एक नई उड़ान का दौर शुरू हुआ। अप्रैल से शुरू हो रहा ये जेवर हवाई अड्डा जब पूरा होगा तो यहाँ से 6 करोड़ लोग सालाना आ जा सकेंगे। इसे एक नया मील का पत्थर माना जा रहा है। जिस क्षण का इंतजार था जेवर वासियों को ही नहीं, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, पूरे एनसीआर को, आज उस एयरपोर्ट पे जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश जिस प्रकार विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, आज उस ऊंचाई में ये एक नया मील का पत्थर जेवर एयरपोर्ट में पहले ट्रायल लैंडिंग के नाते लिखा गया है। इंडिगो के इस विमान की परीक्षण उड़ान बिल्कुल कामयाब रही। विमान ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी। 10 मिनट में जेवर एयरपोर्ट पहुंचा। जेवर एयरपोर्ट पर लैंडिंग से पहले विमान आसमान में ही 1.5 से 2 घंटे तक चक्कर लगाता रहा। हर तरह की जांच में विमान खरा उतरा। वैलिडेशन फ्लाइट में सारी चीज़ जैसा आपने बताया बारीकियों से जांच की जाती है
जो है इसका वेट देखा जाता है, जो लैंडिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, सबकी जांच की जाती है। अब यह एयरपोर्ट पूरी तरह से तैयार है। इस एयरपोर्ट को नोएडा और यूपी के विकास से भी जोड़कर देखा जा रहा है। अभी ही जीवन में जमीन के दाम 40% तक बढ़ गए हैं। 2030 तक ये 10,000 रुपए वर्ग फुट पार कर सकते हैं। और उत्तराखंड में किस तरह से मौसम का मिजाज बदला, जमकर शुरू हुई बर्फबारी, दिखाएंगे आपको पूरी खबर एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सिटी सेंटर शो। अमूमन आम इंसान पुलिस से बचता है, सूचना देने से डरता है कि कहीं वो फंस ना जाए, लेकिन क्या ये डर खुफिया एजेंसी को भी लगता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि कुछ ऐसा ही मालूम पड़ता है रायपुर पुलिस की कार्रवाई को देखें तो। रायपुर पुलिस ने 14 नवंबर को नागपुर कोलकाता फ्लाइट में बम की सूचना देने वाले शख्स को गिरफ्तार किया। अब पता चल रहा है कि वो आईबी अधिकारी है। दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में क्या है पूरी खबर। हाथों में हथकड़ी पहने शख्स पर आरोप है फ्लाइट में बम की अफवाह फैलाने का। पुलिस का मानना है 14 नवंबर को इस अफवाह की वजह से नागपुर कोलकाता फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग रायपुर में हुई। कोई बम नहीं मिला, लेकिन ये शख्स गलत सूचना देने, यात्रियों की जान जोखिम में डालने के आरोप में द सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट्स अगेंस्ट सेफ्टी ऑफ सिविल एविएशन 1982 के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। कहानी में ट्विस्ट ये है कि ये शख्स अनिमेश मंडल है, जिसका दावा है वो आईबी का अधिकारी है। उसे जो सूचना मिली देना उसका फर्ज था। 14 नवंबर को जब नागपुर से फ्लाइट टेक ऑफ हुई तो उसके बाद जो अनिमेश मंडल हैं, इन्होंने इनको जो इन्फॉर्मेशन इनपुट आया था, वो इन्फॉर्मेशन जब क्रू सेटल हो जाता है प्लेन जब हाइट में आने के बाद, तभी वो एक्टिविटी होती है, उसमें उन्होंने जब बताया तो उनको जो क्रू मेंबर ने उसको कैप्टन को बताया, जो पायलट है जहाज़ के उनको, तो कैप्टन को ने, क्योंकि रायपुर करीब था, वहाँ पे उसने इमरजेंसी लैंडिंग कराई। और जब जांच की गई कि जो इन्फॉर्मेशन थी कि वह इसमें बम है, तो वो इन्फॉर्मेशन गलत निकली और उसमें से कोई बम नहीं मिला। इसके बाद माना थाने की पुलिस ने अनिमेश मंडल को गिरफ्तार कर लिया। अनिमेश मंडल को जब कोर्ट में पेश किया गया तो उसने ये बताया कि वो खुद आईबी का एक अधिकारी है और मई 2024 में उसका जो ट्रांसफ़र है बॉम्बे से नागपुर हुआ और नागपुर से वो कलकत्ता जा रहा था। और उसको जो इनपुट आया उसने उस चीज़ को शेयर किया कि ऐसा इन्फॉर्मेशन है मेरे पास और मैं आईबी का अधिकारी हूँ। उसके बाद भी उसको गिरफ्तार किया गया और क्योंकि वो खुद भी उसने कहा कि मेरा तो कर्तव्य है ये ऐसी जो चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिले वो बताना। कहानी में एक और ट्विस्ट है। महीना भर होने वाला है, अनिमेश जेल में ही हैं, क्योंकि द सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट्स अगेंस्ट सेफ्टी ऑफ सिविल एविएशन 1982 के मामलों की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई होगी, जो छत्तीसगढ़ में है ही नहीं। सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट ऑफ सिविल एविएशन जो है एक एक्ट, उसकी धारा 3(1)(d) में उसको जो गिरफ्तार किया गया वो ट्रैवल बाय सेशन है और आजन्म कारावास से दंडनीय है। इसमें जो एक और जो पेचीदगी ये आई कि इसकी सेक्शन 5D ये कहती है कि इसका एक स्पेशल कोर्ट होगा, जो चीफ जस्टिस जो होंगे ऑनरेबल चीफ जस्टिस स्टेट के, वो उनकी सलाह पे एक जज अपॉइंट होगा, वो स्पेशल कोर्ट का जज रहेगा। वो स्पेशल कोर्ट रायपुर में नहीं है। तो अभी उसका जो जमानत की याचिका है, क्योंकि कोर्ट नहीं है इसलिए याचिका पेंडिंग है और अनिमेश मंडल के माँ बाप खुद बहुत सीरियस बीमार हैं और उनको देखने वाला और कोई नहीं है, तो ये भी ये सब चीज़ें आ रही हैं। अनिमेश का दावा है कि उन्होंने अपना पहचान पत्र और कई दस्तावेज दिखाए, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। इस मामले में पुलिस चुप है और सरकार बस इतना कह रही है कि मामले को देखना पड़ेगा। आज तक के कोर्ट में पेश नहीं किया गया है, ये चाहे वो छत्तीसगढ़ पुलिस की चूक मानी जा रही है या एविएशन की, देखना पड़ेगा, कंफर्म करना पड़ेगा। आईबी के अधिकारी अनिमेश मंडल की तरह कई सारे ऐसे आरोपी इस जेल में बंद हैं जिनका अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, लेकिन अनिमेश मंडल का मामला बिल्कुल अलग है। लेकिन पुलिस की कार्रवाई पर कई सवाल खड़े होते हैं कि जब उनको उसकी जानकारी दी गई तो उन्होंने उसकी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की और एक ऐसे व्यक्ति को जेल में डाल दिया, आरोपी बना दिया जो खुद आईबी का अधिकारी है। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी। बात उत्तराखंड की करते हैं, जहां मौसम का मिजाज बदलते ही पहाड़ी क्षेत्र में जमकर बर्फबारी हुई। हल्के बादलों के बीच राज्य में पहली बर्फबारी है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के साथ ही आसपास चोटियों पर बर्फ गिरी है। निचले इलाकों में कपकपाहट बढ़ गई है। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। जोशीमठ, गंगोत्री, यमुनोत्री, लोखंडी,
और नैनीताल सब ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। ये मौसम की पहली बर्फबारी है। बर्फबारी से किसानों और कारोबारियों को राहत मिली है। पर्यटकों के चेहरे भी खिल उठे हैं। आज पहली बार यहाँ ये ओली आया और पहली बार ये बर्फ गिरते हुए देखा। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत नज़ारा हो चुका है। सीजन की आज ओली में पहली बर्फबारी है। काफ़ी अच्छा है कि इस बार अच्छे टाइम पे यहाँ पे स्नोफॉल हो चुका है और काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं। लोग काफ़ी खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बहरहाल अब पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय रहने से उत्तराखंड में आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है, लेकिन अभी तो पर्यटक रोमांचित है और स्थानीय किसानों के लिए भी उम्मीद की किरण है। और सिटी सेंटर शो में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।